अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि मध्य पूर्व में खासकर हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, उसका सीधा असर हमारे नोएडा की किसी फैक्ट्री में 12 घंटे की शिफ्ट करने वाले एक साधारण मजदूर की थाली पर पड़ रहा है, तो शायद एक बार को आपको अजीब लगे। हाँ, मतलब ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये वैश्विक कूटनीति, घरेलू अर्थव्यवस्था या फिर वैज्ञानिक तकनीकें, ये सब अलग अलग डिब्बों में रखी चीजें लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं ना, तो पता चलता है कि ये सब एक ही चेन रिएक्शन का हिस्सा हैं। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्रोत हैं और हमें इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझनी है। सही कहा आपने, ताकि हम हर मुद्दे के पीछे का जो क्यों और कैसे है उसे डिकोड कर सकें। एग्जैक्टली। तो चलिए उसी चेन रिएक्शन की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में जो तनाव फिर से चरम पर पहुंचा है, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह हिट किया है। स्रोतों के अनुसार मार्च के महीने में भारत के कच्चे तेल के आयात में लगभग 17% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। और ये 17% की गिरावट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, जो हॉर्मुज़ जड़ल डमरू मध्य है, वो कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। हाँ, वो एक तरह का चोक पॉइंट है। बिल्कुल, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों का एक मेजर चोक पॉइंट। अब जब भी वहां जहाज़ों की आवाजाही रुकती है या नाकेबंदी होती है, तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई तुरंत घट जाती है और फिर कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का इतना बड़ा हिस्सा आयात करता है, तो जब बाहर तेल महंगा होता है, तो भारत में सीधा आयातित महंगाई, जिसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो आती है। और इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कमजोरी है, वो इस स्थिति को और गंभीर बना देती है। क्योंकि हमें उसी तेल को खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। एकदम सही। और इसका सीधा असर हमारे ताज़ा महंगाई के आंकड़ों में स्पष्ट दिखने लगा है। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना विरोधाभास देखने को मिला। अच्छा, वो क्या? देखिए, मार्च के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, तो खुदरा महंगाई दर यानी जो हमारा सीपीआई है, वो 3.4% पर है। मतलब ये रिजर्व बैंक के 4% के सुरक्षित लक्ष्य के दायरे में लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। लेकिन जो थोक महंगाई दर है यानी WPI, वो 38 महीने के उच्चतम स्तर 3.88% पर पहुंच गया है। अगर मैं इसे एक मेडिकल एनालॉजी से समझाऊं, तो सीपीआई वो बुखार है जो हमें थर्मोमीटर पर बाहर से दिख रहा है कि मतलब सब ठीक है, बुखार कंट्रोल में है। बिल्कुल। लेकिन WPI वो इन्फेक्शन है जो शरीर के अंदर, मतलब हमारी फैक्ट्रियों और थोक बाजारों में बहुत तेजी से फैल रहा है। उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है। ये एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से बयान कर रही है, क्योंकि समस्या ये है कि कंपनियां लंबे समय तक इस इन्फेक्शन को यानी बढ़ी हुई उत्पादन लागत को खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार वो बोझ ग्राहकों पर ही आएगा। बिल्कुल, जिससे भविष्य में सीपीआई भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन देखिए, बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बात यहाँ स्टैगफ्लेशन के खतरे की है। स्टैगफ्लेशन मतलब, अगर हम इसे आसान भाषा में श्रोताओं के लिए डिकोड करें, तो ये वो स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था की ग्रोथ तो धीमी या रुक जाती है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती रहती है ना? हाँ, और ये केंद्रीय बैंकों के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न होता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो आमतौर पर बैंक ब्याज दरें बढ़ा देते हैं ताकि बाजार से पैसा कम हो जाए। सही बात है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में अगर आप ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो जो पहले से ही धीमी अर्थव्यवस्था है, वो और ज्यादा सुस्त हो जाती है, नौकरियां जाने लगती हैं। जब कच्चे माल और ऊर्जा की लागत बढ़ती है, तो कंपनियां अपना मुनाफा बचाने के लिए सबसे पहले लेबर कॉस्ट में ही कटौती करती हैं। और यहीं पर वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का तनाव सीधा नोएडा के उस मजदूर से जुड़ जाता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में जो श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन हुए हैं, स्रोतों के मुताबिक वो इसी आर्थिक दबाव का परिणाम है। बिल्कुल। मतलब जो नए लेबर कोड्स आए हैं, उनके तहत अब फैक्ट्रियों में 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन पेंच ये है कि वास्तविक न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया गया है। और इस नीतिगत बदलाव का जमीनी परिणाम ये हुआ है कि फॉर्मल सेक्टर में यानी संगठित क्षेत्र में भी अब इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है। हाँ, कंपनियां अब स्थायी कर्मचारियों को रखने के बजाय ठेके पर मजदूर रखना ज्यादा पसंद कर रही हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ मजदूर से 12 घंटे काम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल महंगाई के कारण उसके घर की रसोई गैस और राशन का खर्च बढ़ गया है। जब वेतन स्थिर रहे और खर्च बढ़ जाए, तो सामाजिक असंतोष का भड़कना तो स्वाभाविक ही है। वही तो। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है आपसे।
अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अगर हम ये लचीले श्रम कानून लागू नहीं करेंगे तो जो विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं वो भारत आने के बजाय सीधे वियतनाम या बांग्लादेश चली जाएंगी। ये डिबेट बहुत आम है। तो क्या हम एक ऐसे मोड़ पर नहीं खड़े हैं जहां हमें खराब नौकरियों और बिल्कुल नौकरी ना होने के बीच किसी एक को चुनना है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक डिबेट है। देखिए, पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों को लचीला बनाना एक हद तक जरूरी है, लेकिन वियतनाम और अन्य देशों के मामले में अगर आप देखें तो लेबर के लचीलेपन के साथ साथ एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट भी मौजूद है। अच्छा, मतलब सामाजिक सुरक्षा। जी, जब तक मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास और पेंशन जैसी बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक ये सिर्फ एक तरफा फायदा रहेगा। ये पूरी बहस हमें उस बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है कि हम विकास किसे मानते हैं और कल्याण या वेलफेयर किसे कहते हैं। और अक्सर इन दोनों के बीच एक गहरा विरोधाभास होता है। मतलब इस विकास के विरोधाभास का सबसे सटीक उदाहरण अगर हम देखें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिना दूरदृष्टि के बनाई गई नीतियां। जैसे उड़ान योजना के तहत आजमगढ़ में जो नो फ्रिल्स एयरपोर्ट बनाया गया था जी, वो इसका जीता जागता सबूत है। दिसंबर 2024 में वहां से सभी व्यावसायिक उड़ानें बंद कर दी गई और कारण कोई बहुत जटिल नहीं थे। खराब विजिबिलिटी और कमर्शियल वायबिलिटी का पहले से सही आकलन ही नहीं किया गया था। देखिए, उड़ान योजना का जो मूल उद्देश्य था टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई जहाज से जोड़ना, वो सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा है। लेकिन आजमगढ़ एयरपोर्ट का मामला ये दिखाता है कि जब नीतियां सिर्फ राजनीतिक लाभ या महज दिखावे वाले विकास के लिए बनाई जाती हैं तो वो जमीन पर फेल हो जाती हैं। बिल्कुल। एविएशन एक बहुत ही कम मार्जिन वाला बिजनेस है। बिना रूट की व्यावहारिकता, एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति और स्थानीय मौसम पैटर्न को समझें, सिर्फ कंक्रीट का एक रनवे बना देने से कोई जगह आर्थिक हब नहीं बन जाती। सही कहा। जब बुनियादी ढांचे की योजना बिना जमीनी हकीकत के बनती है तो आजमगढ़ जैसा हाल होता है। लेकिन जब यही विकास योजना जमीन के नीचे के भूगोल को नजरअंदाज करती है तो हालात और भी डरावने हो जाते हैं। अब कोयला खदानों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र की स्थिति इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। वहां हरीशपुर और श्रीपुर जैसे इलाकों में अनियोजित कोयला खनन के कारण जमीन धंस रही है, मतलब कोल सब्सिडेंस हो रहा है। और ये जमीन का धंसना कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। दशकों से जमीन के नीचे से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन उन खाली खदानों को रेत या मिट्टी से ठीक से भरा नहीं गया। तो अब वो खोखली जमीन ऊपर का दबाव नहीं झेल पा रही है और धंस रही है। लोगों के घर टूट रहे हैं और पूरा का पूरा इलाका असुरक्षित हो गया है। सबसे बड़ी समस्या अब उनके पुनर्वास की आ गई है। बिल्कुल, और पुनर्वास का जो तरीका अपनाया गया है वो भी अपने आप में एक त्रासदी है। सरकार इन प्रभावित परिवारों को वहां से 10-15 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र में चौथी मंजिल पर एक कमरे के फ्लैट में बसाना चाहती है, जो कि अव्यवहारिक है। जाहिर है, स्थानीय लोग इसे साफ ठुकरा रहे हैं। मतलब ये तो वैसा ही हुआ कि आप किसी मछुआरे से उसकी नाव और नदी छीन लें और बदले में उसे मुआवजे के तौर पर एक ट्रैक्टर दे दें। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। जो व्यक्ति पीढ़ियों से खुले आसमान के नीचे खेती कर रहा है, जिसके पास पशु हैं, वो एक कंक्रीट की बहुमंजिला इमारत में अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? देखिए, ये विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन का सबसे क्लासिक फेलियर है। पुनर्वास का मतलब सिर्फ सिर पर छत देना नहीं होता। तो और क्या होता है? आजीविका के साधन और सामाजिक ताने बाने को बचाए रखना भी होता है। जब किसी समुदाय से उसकी आजीविका छीनती है और उसे ऐसे पर्यावरण में धकेला जाता है जो उसके अनुकूल नहीं है, तो ये सीधा उनके अस्तित्व का संकट बन जाता है। बिल्कुल। और विस्थापन से जुड़ा अस्तित्व का ये संकट सिर्फ विकास परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है। जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, तब भी आम नागरिक ही सबसे ज्यादा पिसता है। वो कैसे? अगर हम पंजाब के सीमावर्ती इलाकों, खासकर गुरदासपुर जिले की स्थिति पर गौर करें, तो वहां भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी जो बाड़ है, बॉर्डर फेंसिंग, उसे अब जीरो लाइन के 300 मीटर करीब ले जाया जा रहा है। हाँ, और इस फैसले के पीछे का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। 80 और 90 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब सुरक्षा कारणों से ये कंटीली बाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जीरो लाइन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में लगाई गई थी। मतलब भारतीय जमीन के अंदर? जी, इसका मतलब था कि हजारों भारतीय किसानों की अपनी उपजाऊ जमीन उस बाढ़ के उस पार रह गई।
वो खेत भारत के ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसानों को बाढ़ पार करनी पड़ती थी। और वो पार करना कोई आसान काम नहीं है। स्रोतों में एक किसान निर्बेर सिंह की कहानी का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि बाढ़ के पार अपने ही खेत में जाने के लिए उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक की सख्त समय सीमा का पालन करना पड़ता है। और चेकिंग भी तो होती है। हाँ, वहां घुसने और बाहर आने पर बीएसएफ द्वारा कड़ी चेकिंग होती है। अगर मौसम खराब हो या कोई इमरजेंसी हो तो किसान अपनी फसल तक नहीं पहुंच सकते। धान जैसी फसलें जिनमें रोज पानी की जरूरत होती है, वो चाहकर भी नहीं उगा सकते। तो अब बाढ़ के जीरो लाइन के करीब जाने से इन किसानों को आखिरकार दशकों बाद अपनी ही जमीन पर बिना डर और पाबंदी की खेती करने की आज़ादी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। एक तरफ सीमा पर यह सकारात्मक बदलाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मणिपुर की स्थिति अभी भी एक गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। स्रोतों के मुताबिक ये संघर्ष जितना लंबा खिंच रहा है, इसके परिणाम उतने ही जटिल होते जा रहे हैं। स्थिति वाकई नाजुक है वहां। 7 अप्रैल के बाद से अब तक वहां 5 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और घाटी के जो प्रमुख संगठन हैं, जैसे कोकोमी, वो अब सत्तारूढ़ पार्टी का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर के मामले में कई अलग अलग नैरेटिव्स चल रहे हैं। स्रोतों को अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो एक तरफ नागरिक समाज का स्पष्ट आरोप है कि राज्य मशीनरी लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ हलकों से ये दावा किया जाता है कि इस हिंसा के पीछे नार्को टेररिज्म और सीमा पार के उग्रवादी गुटों का हाथ है। राजनीतिक बयान और मुख्यमंत्रियों के दौरे अपनी जगह हैं, लेकिन असल नुकसान उस सामाजिक ताने बाने का हो रहा है जिसे वापस जोड़ना सबसे कठिन चुनौती होगी। और जब संस्थाओं पर से भरोसा उठने की बात आती है तो न्याय व्यवस्था और पुलिस का जिक्र आना लाजमी है। तमिलनाडु के सत्तानकुलम कस्टोडियल डेथ मामले में हाल ही में एक ऐसा फैसला आया है जिसने पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस के जरिए मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत बड़ा सिस्टमिक लूपहोल सामने आया है। स्रोतों में एक टर्म का जिक्र है, ट्रॉमेटिक रैप्डोमायोलिसिस। इस मेडिकल टर्म और इसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर क्या होता था कि अगर पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ गंभीर मारपीट हुई है और कुछ दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है तो उसे प्राकृतिक मौत बता देते थे। बिल्कुल, उसे प्राकृतिक कारण या मल्टी ऑर्गन फेलियर बताकर रफा दफा कर दिया जाता था। लेकिन ये जो ट्रॉमेटिक रैप्डोमायोलिसिस है, ये वो स्थिति है जब शरीर पर बार बार भारी ब्लंट फोर्स यानी गहरी चोट लगने के कारण मांसपेशियां बहुत बुरी तरह टूट जाती हैं। अच्छा। और इस टूटने की प्रक्रिया में मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन भारी मात्रा में सीधे खून में मिल जाता है। खून के जरिए ये प्रोटीन किडनी तक पहुंचता है और एक जहर की तरह काम करते हुए उसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को पूरी तरह चोक कर देता है। बाप रे। और फिर नतीजतन कुछ दिनों के बाद किडनी फेल हो जाती है। मतलब ये कोई रहस्यमयी बीमारी या प्राकृतिक मौत नहीं थी। क्या ये माना जाए कि पुलिस प्रशासन इस बायोलॉजिकल टाइम गैप का फायदा उठाकर इन मौतों को प्राकृतिक मौत का रंग दे देता था? एग्जैक्टली। मारपीट और मौत के बीच जो कुछ दिनों का अंतर होता था उसे एक बचाव की ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इस फैसले ने मेडिकल साइंस के जरिए उस चोट और किडनी फेलियर के बीच के सीधे कॉज एंड इफेक्ट संबंध को कानूनी रूप से स्थापित कर दिया है। ये तो एक बहुत बड़ी नजीर बन गई है। बिल्कुल। अब भविष्य में कोई भी प्रशासन इस मेडिकल लूपहोल के पीछे नहीं छिप सकेगा। सही काम। पुलिस थानों से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक सिस्टमैटिक लूपहोल और शक्तियों का टकराव हर जगह है। अगर हम संवैधानिक ढांचे की बात करें तो तेलंगाना में एक बहुत ही रोचक संवैधानिक पेच सामने आया है। आप गवर्नर कोटा वाले विवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, वहां मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधान परिषद यानी MLC का सदस्य बनना अनिवार्य है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत नियम है। और विवाद यहीं से शुरू होता है। राज्य सरकार ने उनके और प्रोफेसर कोदंडराम के नाम की सिफारिश राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में नामांकन के लिए की है, लेकिन राज्यपाल ने इन फाइलों पर तुरंत मंजूरी देने के बजाय उन्हें रोक लिया है। देखिए, ये स्थिति भारत के संघीय ढांचे में राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बढ़ते टकराव का एक और क्लासिक उदाहरण है। जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल राजनीतिक टूल की तरह करने लगते हैं तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है। और संघीय ढांचे में टकराव का इससे भी कहीं बड़ा मुद्दा परिसीमन यानी डिलिमिटेशन
और 131वें संविधान संशोधन बिल, जो कि महिला आरक्षण बिल है, उसके इर्द गिर्द खड़ा हो रहा है। ये मुद्दा आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बड़ी राजनीतिक दरार पैदा कर सकता है। इसे गहराई से समझना होगा। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना, जिसका मूल सिद्धांत है एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य। बिल्कुल। लेकिन 1976 में एक संविधान संशोधन के जरिए इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। इसके पीछे की मंशा ये थी कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान न हो। और दक्षिण के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है। लेकिन अब पेंच ये है कि 131वें संविधान संशोधन के तहत जो महिला आरक्षण लागू होना है, वो सीधे तौर पर इस नई परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। और ये परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होना है। वही तो दक्षिण के राज्यों का डर ये है कि अगर आज की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ, तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व संसद में काफी कम हो जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। इसी वजह से हम दोनों तरफ से इतनी राजनीतिक बयानबाजी देख रहे हैं। स्रोतों के मुताबिक ये एक ऐसा संवैधानिक गतिरोध है जहां दोनों पक्षों के तर्क अपनी अपनी जगह मजबूत है। एक तरफ लोकतांत्रिक समानता का सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ उन राज्यों के साथ न्याय का सवाल है जिन्होंने राष्ट्रीय नीति का ईमानदारी से पालन किया। और इन सब राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़े खतरे से निपटने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। हम बात कर रहे हैं चुनाव में टेक्नोलॉजी और मैनिपुलेटेड कंटेंट के इस्तेमाल की। हाँ, इलेक्शन कमीशन का वो नया AI रेगुलेशन। जी, चुनाव आयोग ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 11,000 गैरकानूनी पोस्ट हटाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीप फेक या AI से छेड़छाड़ किए गए वीडियो को हटाने के लिए सिर्फ 3 घंटे की सख्त डेडलाइन तय कर दी गई है। और ये जो 3 घंटे की समय सीमा है ना, ये बहुत ही वैज्ञानिक सोच के साथ तय की गई है। वो कैसे? देखिए, डिजिटल एल्गोरिदम की दुनिया में किसी भी भ्रामक जानकारी या डीप फेक वीडियो की जो वायरलिटी कर्व होती है, वो शुरुआती कुछ घंटों में ही अपने चरम पर होती है। अच्छा, मतलब शुरू में ही सबसे ज्यादा फैलती है। बिल्कुल। अगर कोई फेक नैरेटिव 24 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रह गया, तो वो अपना काम कर चुका होता है। उसके बाद उसे हटाना बेमानी है। साइबर सिक्योरिटी में AI का उपयोग, जैसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग, ये साबित करता है कि अब चुनाव की असली जंग जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल सर्वर और एल्गोरिदम के बीच लड़ी जा रही है। ये तो है। तो डिजिटल सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद अब जरा भौगोलिक सीमाओं के पार चलते हैं। देखते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह की कूटनीति अपना रहा है। शुरुआत कहाँ से करें? बांग्लादेश से करते हैं। वहां एक बहुत ही अप्रत्याशित कूटनीतिक बदलाव हुआ है। भारत ने दिनेश त्रिवेदी को अपना अगला दूत बनाकर ढाका भेजा है। और ये अजीब इसलिए है क्योंकि ढाका जैसे अति महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में आमतौर पर भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाता है। बिल्कुल, किसी ब्यूरोक्रेट को। हाँ, तो एक राजनीतिक व्यक्ति को ढाका भेजना, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद वहाँ एक भयंकर ऊर्जा और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे हालात में भारत को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कूटनीतिक प्रोटोकॉल और लाल फीताशाही से बाहर निकलकर तेजी से राजनीतिक निर्णय ले सके। अच्छा, मतलब रेड टेप को बाईपास करने के लिए। हाँ, दिनेश त्रिवेदी का राजनीतिक अनुभव और नेटवर्क इस ऊर्जा संकट के दौरान दोनों देशों के संबंधों को स्थिरता प्रदान करने में अहम भूमिका निभा सकता है। और ऊर्जा कूटनीति की यही झलक हमें श्रीलंका में भी देखने को मिलती है। भारत के उपराष्ट्रपति के हालिया दौरे में त्रिनकोमाली को एक प्रमुख एनर्जी हब बनाने की दिशा में काम हुआ है। लेकिन श्रीलंका के साथ संबंधों में एक और बहुत ही ऐतिहासिक और भावनात्मक फैसला लिया गया है। श्रीलंका में रह रहे 6ठी पीढ़ी के भारतीय मूल के लोगों को भारत OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड देने जा रहा है। इस कदम का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। अगर हम इतिहास देखें तो 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा भारत के तमिल समुदाय के लाखों लोगों को श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था। जी। पीढ़ियों तक इन लोगों ने एक स्टेटलेस यानी बिना नागरिकता वाले जीवन का दंश झेला है। उन्हें OCI कार्ड देना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये उन्हें उनकी जड़ों से वापस जोड़ने का एक आत्मीय प्रयास है। ये भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल।
और देखिए, बातों बातों में ऊर्जा की बात बार बार सामने आ रही है, चाहे वो मिडल ईस्ट का संकट हो, बांग्लादेश की स्थिति हो या श्रीलंका का एनर्जी हब। इन सब बाहरी झटकों से बचने के लिए भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। शांति एक्ट के बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, शांति एक्ट 2025 के तहत भारत ने आखिरकार परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? मतलब निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य तो मुनाफा कमाना होता है। क्या हम इतने संवेदनशील क्षेत्र को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सौंपने का जोखिम उठा सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब डर है। न्यूक्लियर पावर कोई साधारण सोलर या विंड एनर्जी प्रोजेक्ट तो है नहीं। इसीलिए स्रोतों के मुताबिक शांति एक्ट में एक बहुत ही सख्त मैकेनिज्म रखा गया है, जिसे आजीवन प्रतिबद्धता या लाइफ टाइम कमिटमेंट कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप कोई रिएक्टर लगाकर 10 साल बाद उसे छोड़कर नहीं भाग सकते। इसके नियम बहुत कड़े हैं। निजी कंपनियों को शुरुआत में ही रेडियो एक्टिव कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए भारी फंड रिजर्व करना होगा। अच्छा, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जी। और इसके अलावा जब 40-50 साल बाद एक न्यूक्लियर प्लांट की उम्र पूरी होती है तो उसे सुरक्षित तरीके से बंद करना, डीकमीशन करना। हाँ, डीकमीशन करना उसे बनाने से भी ज्यादा महंगा और तकनीकी रूप से जटिल होता है। इस पूरे लाइफ साइकिल की वित्तीय जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों पर ही होगी। यानी मुनाफे के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। ये तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। खैर, ऊर्जा से अब तकनीक और विज्ञान के एक ऐसे मोर्चे पर चलते हैं जो सीधे इंसान की जिंदगी बचाता है। मलेरिया से लड़ने के लिए वैज्ञानिक अब जीन ड्राइव तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है। पहले मच्छरों को मारने के लिए दवाइयां छिड़की जाती थी, मतलब उनकी आबादी को खत्म करने पर जोर था। लेकिन अब वैज्ञानिक मच्छरों की आबादी को खत्म करने के बजाय उनके जीन में बदलाव कर रहे हैं, पॉपुलेशन मॉडिफिकेशन। और ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। देखिए, इकोलॉजी का नियम है कि अगर आप किसी एक पूरी प्रजाति को, जैसे मच्छरों को, प्रकृति से पूरी तरह मिटा देंगे तो फूड चेन में असंतुलन आ जाएगा। हाँ, मछलियाँ, चिड़िया और मेंढक जो मच्छरों को खाते हैं वो भी भूखे मर जाएंगे। एग्जैक्टली। इसलिए क्रिस्पर जैसी तकनीक का उपयोग करके मच्छरों की डीएनए में ऐसा बदलाव किया जा रहा है कि वो जिंदा तो रहें, लेकिन वो मलेरिया का परजीवी इंसानों तक न पहुंचा सकें। इसे अगर हम रोजमर्रा की भाषा में समझें तो ये उस विनाशकारी कंप्यूटर वायरस की तरह नहीं है जो पूरे सिस्टम को ही क्रैश कर दे, बल्कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसे मच्छरों के डीएनए में चुपचाप इंस्टॉल किया जा रहा है। अरे वाह, क्या एनालॉजी है ना? मच्छर का हार्डवेयर काम करता रहेगा, वो जिंदा रहेगा, लेकिन मलेरिया फैलाने वाला उसका खतरनाक फीचर काम करना बंद कर देगा। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। विज्ञान हमें अब ऐसे तरीके दे रहा है जहां हम प्रकृति के खिलाफ जंग छेड़ने के बजाय उसे अंदर से मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन इंसान प्रकृति के साथ जो बिना सोचे समझे खिलवाड़ कर रहा है, उसका परिणाम भी तो हमारे सामने है। बिल्कुल है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला मुद्दा। नेचर क्लाइमेट चेंज की ताज़ा रिपोर्ट पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही गहरी चेतावनी देती है। रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप सी लैंड ब्रीज कमजोर पड़ रही हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। मुंबई जैसे तटीय शहरों में समुद्री हवा की गति 3% तक कम हो गई है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। इसे थर्मल कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। दिन के समय जमीन समुद्र के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म होती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और जमीन पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की ठंडी हवा तेजी से जमीन की तरफ दौड़ती है, जिसे हम समुद्री हवा या सी ब्रीज कहते हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी भी असामान्य रूप से गर्म हो रहा है। ओहो। तो इसके कारण जमीन और समुद्र के तापमान का वो जो अंतर था, वो कंट्रास्ट कम हो गया है। जब प्रेशर का अंतर ही नहीं रहेगा तो हवा चलेगी कैसे? और अगर ये समुद्री हवा नहीं चलेगी तो मुंबई जैसे शहरों का क्या होगा? शहरों का प्रदूषण, धुआं और गर्मी बाहर समुद्र की ओर नहीं जा पाएगी। बिल्कुल नहीं। शहर एक अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो जाएंगे, जहां बस घुटन बढ़ती जाएगी। और यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। प्रकृति, नीतियां और इंसान की गतिविधियां एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। आप एक चीज को छेड़ते हैं तो उसका असर पूरी श्रृंखला पर पड़ता है। सही कहा। तो आज के सफर में हमने देखा कि कैसे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का एक राजनीतिक तनाव भारत के कच्चे तेल को महंगा करता है,
जो आगे चलकर एक मजदूर को 12 घंटे की शिफ्ट करने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कैसे बिना जमीनी हकीकत के बने विकास मॉडल आजमगढ़ के एयरपोर्ट को खाली छोड़ देते हैं या रानीगंज की जमीन को धसा देते हैं। पुलिस थाने के अंदर का एक मेडिकल लूपहोल हो या विधान परिषद और चुनाव आयोग की नीतियां, सब एक ही बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल, कोई भी चीज आइसोलेशन में काम नहीं करती। तो आखिर में ये विचार करने वाली बात है कि जब एक मच्छर के जीन का छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट पूरी प्रजाति और पारिस्थितिकी को बदल सकता है और हजारों किलोमीटर दूर समुद्र का धीरे धीरे गर्म होना एक महानगर की हवा को रोक सकता है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हमारी नीतियां भी इन पारंपरिक और कृत्रिम सीमाओं से बाहर निकले? बहुत ही गहरा सवाल है ये। अर्थशास्त्र, कूटनीति और विज्ञान अब अलग अलग विषय नहीं हैं, बल्कि एक ही मानव अस्तित्व की अलग अलग परतें हैं। तो अगली बार जब भी कोई खबर आपके सामने आए तो उसके पीछे के इस अदृश्य धागे को जरूर टटोलिएगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।